नमस्कार। थैंक यू। Let's go across now to our old friend Lakshman Saoji Saab of the Bharatiya Janata Party. Always a pleasure talking to him. Lakshman Saoji Saab, namaskar. नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, भवानी, जय शिवाजी, जय माता दी सर। जय आज सर। चौथा नवरात्र जय। है, चौथा नवरात्र है सर आज। क्या बात है। नवरात्रि भी चालू है, लेकिन कल का जो 11 अप्रैल का दिन था, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती जी थी। थी। उनका भी सामाजिक अभिसरण प्रक्रिया में, शिक्षा नीति में बहुत अच्छा बड़ा योगदान रहा है। जी तो उनको अभिवादन करके आज की चर्चा शुरू करें। जी बिल्कुल। तो लक्ष्मण साहू साहब, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक एक चीज का वादा किया गया है, जो लोगों ने मांगा भी नहीं वो भी दे दिया। लोग इससे प्रभावित होंगे लक्ष्मण साहू साहब? लोग इससे प्रभावित होंगे, इसका जवाब एक वर्ड में तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत चिंता की बात है। इतने 138-139 साल की राष्ट्रीय पार्टी को आज ये चुनावी घोषणा पत्र इसी परिप्रेक्ष्य में निकालना पड़ता है। ये हमको देश के लिए बहुत चिंता की बात है। जैसे जैसे कांग्रेस ने अपने एजेंडे में बदल किया है, स्वतंत्रता के आंदोलन का पूरा फायदा ले लिया, बाद में हम ही उस देश के मसीहा है ऐसे दिखाने का एक नाटक कर दिया, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो। और आज जब पब्लिक ने उनको सही जगह पे बिठाया है, तो वो देश विरोधी गतिविधियां कैसे बढ़ती रहेंगी। हमारा आदर्श जीवन पद्धति जो भारतीय संस्कृति की है, उसको पूरी तिलांजलि देकर ये मैनिफेस्टो बनाया गया है। एक एक बात को अगर हम बहुत गहराई से देखेंगे तो क्या मैनिफेस्टो में क्या है, उनके कौन सी विकास की बात कही है, कौन सी गारंटी की बात कही है। और अगर ऐसी विकास की और गारंटी की बात कुछ उसमें गलती से आई होगी, तो जहां जहां उनकी सरकारें हैं, वहां उनको ये एजेंडा, ये मैनिफेस्टो चलाने के लिए किसने मना किया था। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे और कोई भी मुद्दा हो। गरीबी हटाओ का नारा लग दिया था 1971 में जी। तो क्या आगे उनके सरकारें नहीं थी? राजीव गांधी सत्ता पे नहीं थे? 91 से 96 तक सरकार नहीं थी? बाद में उनके सपोर्ट के ऊपर जो सरकारें चली, चाहे देवेगौड़ा हो, चाहे आईके गुजराल हो, जी, क्या उनको यह एजेंडा चलाने के लिए किसने मना किया था? बाद में मनमोहन सिंह की जो सरकार आ गई, उसको 10 साल 4 से 14 तक जो माहौल बनाया पूरे देश में, पूरा निराशाजनक छाया थी पूरे देश के ऊपर। यह एजेंडा, ये मैनिफेस्टो उनको 2004 में लाने के लिए किसने मना किया था? 2009 में लाने के लिए किसने मना किया था? और उस वक्त जो मैनिफेस्टो में दिया था वो क्यों नहीं हो पाया? इतने स्कैम क्यों हो गए? तो सर ये बताएं, ये आपको लगता नहीं है जरा सी खतरनाक चीज है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर के अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख दे कि भाई हम 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे, 38 लाख का वैकेंसी जो है एकदम हम भरेंगे। सर बताएं प्लीज बोलिए। साहब, मैं एक बात पर मैं इससे लोकशाही में ये सहमत हूं कि उन्होंने क्या कहना ये उनका मामला है जी, लेकिन उससे भी ज्यादा जो कानून देश विरोधी शक्तियों के लिए बनाए गए हैं, वो कानून हम निकाल डालेंगे। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का और कांग्रेस का दोनों का मैनिफेस्टो एक ही है, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। सर यहाँ पर आपसे एक मैं सलाह लेना चाहता हूँ। आप बताएं, ये व्यक्तिगत तौर पे आप क्या समझते हैं? आपको लगता नहीं है कि कोई कानून बनना चाहिए देश में कि किसी भी राजनीतिक संगठन ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी वादा किया हो, अगर वो वादे निभाता नहीं है
और कोशिश प्रयत्न भी नहीं करता वो वादे निभाने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए सर? नहीं सर, ऐसा कानून बनना चाहिए जिस तरह से 10 साल से सरकार चलाते वक्त आदरणीय मोदी जी ने, हमारे पूरे मंत्रियों ने अलग अलग जो तय किए हैं हर एक डिपार्टमेंट में और बदलाव किया है, तो कानूनी तौर पर जो मंत्रालय होगा उसमें यह मुद्दा अभी लाना जरूरी है। और जहां तक मोदी जी ने एक बात कही है, 10 साल जो हमने काम किया है ये हमारा ट्रेलर था, आने वाले 5 सालों में आपको काम और नजर आएगा जो बदलाव का है, और उसमें ये जरूर आएगा। क्योंकि क्या है जी, कोई मैनिफेस्टो में कोई बात बनाकर उसके ऊपर न चलना एक बात है, लेकिन देश के विरोधी हम कृति करेंगे ये मैनिफेस्टो में बताना ये ज्यादा गंभीर बात है। साहू जी साहब, मोदी साहब ने कहा कि बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, हमने दिखा दिया कि किस प्रकार से हम सेना और सीमा को सुरक्षित रखेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आगे जाके कहा, योगी जी ने कहा कि ये नया भारत है, ये नया भारत है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक के माध्यम से मोदी साहब ने दिखाया हम बोलते नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, ये नया भारत है, हम बोलते नहीं है, करते हैं, हम घर में घुस के मारते हैं। योगी जी ने कहा, बोले सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद, ये मोदी जी ने एक जबरदस्त एक इंपैक्ट लेके आए पूरे देश में। तो ये क्या आपको लगता है कि ये बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से पूरा सिद्ध कर दिया? और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि हम आतंकवाद को कहीं भी जाके मारेंगे, सीमा के पार भी जाके मारेंगे। तो ये सब, ये स्टेटमेंट ये पहली बार ये देश सुन रहा है, कैसे आप देखते हो साहब जी साहब? इसके बारे में हम जब पिछले 10 साल से एक के बाद एक जो गतिविधियां हुई है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे तो लोग इसके ऊपर बहुत खुश है। क्योंकि पहले कोई भी बात हमारी देश के अंदर होती थी तो हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश का सलाह लेने के लिए जाते थे, अमेरिका से सलाह ले लो और आगे सलाह ले, और भारतीयता को हमने ऐसे अस्मिता को कुचला कर रख दिया था कि हमारे मिलिट्री को न हमारे कोई आदेश थे कि इनके खिलाफ कड़ी एक्शन ली जाए। आतंकवाद के लिए, आतंकवाद, पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और उसकी क्षति सबको पहुंचती है। दुनिया में जो जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उसका समर्थन नहीं होना चाहिए, उसकी निर्भत्सना होनी चाहिए, उसका निषेध होना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जोर से जो अगर दुनिया में किसी ने आवाज उठाई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे सुरक्षा मंत्री ने, हमारे देश ने उठाई है, और इसको हमको गहराई से ज्यादा सोचना पड़ेगा। और ऐसा जाके माहौल जब बन गए तो पाकिस्तान के खिलाफ पूरे बाहर के देश हो गए, और आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। ये मुद्दे पर भारत ने जो प्रचार किया उसके ऊपर देश के, दुनिया के पूरे देश इकट्ठे हो गए, और इसके लिए भारत की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए हमारी विदेश नीति की। और जब हम ये सब कड़ा बदलाव, जब आतंकवाद के खिलाफ एक एक करके सैकड़ों बदलाव किए हमने काम में, 370 हटाना ये भी एक काम था। उधर कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादी थैमान मचा रहे थे, जो अलग अलग तरीके से तकलीफ दे रहे थे, उनको भी कंट्रोल कैसे किया जाए, पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे किया जाए, और हमारा देश का जो मामले है इंटरनेशनल मंच पर जाके उसका हल निकालना, ये एक जो गलत बातें होती थी। अभी कश्मीर और भारत का मामला हम और पाकिस्तान इनके साथ है, हम देख लेंगे, ऐसा बोल के आज हमने 370 को रद्द किया है। पाकिस्तान को उनका चेहरा, पूरा शक्ल दिखाई दिए, उनका पूरा नकाब उतारा गया है, और आतंकवाद का समर्थन करने वाला पाकिस्तान देश है, ये इसको पूरे दुनिया को मालूम। उनके सब तरफ से उनको जो राहत मिलती थी, मदद मिलती थी, उसके ऊपर अभी परिणाम होने जा रहा है। साहू जी साहब, एक चीज है कि अमित शाह जी ने कल ही कहा कि मोदी जी ने विकास भी दिया और विरासत को भी संवारा है, विकास भी दिया और विरासत को भी संवारा है। बोले 11 नंबर इकोनॉमी था, मोदी साहब ने 5th नंबर इकोनॉमी बना दिया। मोदी साहब ने आगे जाके अयोध्या में रामलला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ का मंदिर सोने से संवारा, करतारपुर कॉरिडोर बना दिया। अब ब्रजभूमि, मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि को संवारेंगे।
तो अमित शाह जी का कहना ये कभी पहले हुआ नहीं था, विरासत भी है और विकास भी। साहू जी साहब साहब बात ऐसी है, 1947 में देश को जब आजादी मिली और पहले मंत्रिमंडल से जो हमारी घोर निराशा हुई, हमारा सांस्कृतिक धरोहर, हमारी विरासत, हमारी अस्मिता, इसका जो सम्मान होना चाहिए था होने नहीं रहा था। इसलिए तो जनसंघ की स्थापना हमको करनी पड़ी, जनसंघ चलाना पड़ा। ये राजकीय दल की, हमारी जो राजकीय दल की जो स्थापना हुई, जो निर्माण हुआ, इसलिए तो हुआ कि भारत के संस्कृति, भारत की विरासत और ये पूरा माहौल, इसका सम्मान होने के लिए हमारा राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था। और वो एजेंडे पर हम पिछले 70 साल चले हैं, इसलिए तो लोगों का भी भरोसा बढ़ गया है। हमको रशियन साम्राज्यवाद की तरफ नेहरू जी लेकर जा रहे थे और हमारी अस्मिता को कुचला रहे थे, ये पहले से दिखाई दे रहा था। राम मंदिर का मुद्दा पहले से क्यों गति से बाजू को किया नहीं गया, क्यों उसको मुक्त नहीं किया गया राम जन्मभूमि को, तो ये एक मुद्दा था। मथुरा का भी हो, काशी का भी हो, जो जो परदेशी आक्रांताओं ने जो जो हमारे यहाँ आक्रमण करके हमारे अस्मिता को कुचला दिया था, हमारा जो शौर्य था समाज का, वो कहीं जाकर उसको कम करने की जो जो लड़ाई गई शक्लें पूरी, तो उसके खिलाफ जन समर्थन जुटते जुटते हम यहां तक आए हैं। और लोगों को अभी लगने लगा है, सिर्फ भारत के लोगों को नहीं, भारत के बाहर के लोगों को, विदेशी लोगों को भी ये भारतीय संस्कृति की प्रशंसा अभी वो कर रहे हैं। संस्कृत के विद्यापीठ निकल रहे हैं, सऊदी अरेबिया में उधर मंदिर होना, विदेश में मंदिर का निर्माण होना और भारत के मंदिर के निर्माण के बारे में विदेश में चर्चा होना, ये जो बातें हो रही है, तो हम विरासत की तरफ भी है और विकास के तरफ जाने का बोलो तो कोई रास्ते का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टनल हो, रेलवे हो, प्लेन का हो, एयरपोर्ट का होने दो, ग्रामीण इलाका शहर से जोड़ने का हो, ये जो पूरी विकास की जो रफ्तार जो हमने पकड़ी है पिछले 10 साल से, ये अनदेखा नहीं कर सकते। एक तरफ से विरासत और एक तरफ से विकास, ऐसा दोनों के तरफ ध्यान देकर हमारी सरकार चल रही है। सर, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव जो है ये हमारी पॉलिटिकल, ये हमारी डेमोक्रेटिक मूवमेंट में एक हमारा एक उत्सव हम मानते हैं। कोई चुनाव की तरफ देखकर हम कोई काम नहीं किया है। भारत का विकास, और उसके बावजूद जो जो क्षेत्र में हमने विकास करना चाहिए, निर्यात के बारे में हो, उद्योग क्षेत्र में हो, चाहे किधर भी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। और जब स्वतंत्रता के अमृत काल में जब हम चल रहे हैं, तो स्वतंत्रता की शताब्दी के 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा, इसके तरफ देखकर हम काम करने जा रहे हैं। इसलिए विरासत भी और विकास भी, इसलिए अमित जी ने इसका फिर एक बार अपनी चर्चा में लक्ष्मण साहू साहब, क्योंकि आपने अटल जी की बात करी, इसलिए मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। और साथ में आपने ये भी कहा कि किस प्रकार विपक्ष के लोग विदेश जाकर के भारत की आलोचना करते हैं। सर, 1981 की बात है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 1981 इंदिरा जी वापस आ चुकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी, नई भारतीय जनता पार्टी जो बनी थी, उसके लीडर थे और वो अमेरिका में थे। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया इंदिरा जी के बारे में। हर एक को उम्मीद ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा जी की नीतियों के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में आलोचना करेंगे, इमरजेंसी के बारे में कुछ बात करेंगे। अटल जी ने कहा, हम सब भारतीय हैं, वो हमारी प्रधानमंत्री है, मैं आलोचना करने यहाँ नहीं आया हूं, मैं भारत की बात करने आया हूं। तो ये किरदार था अटल बिहारी वाजपेयी का। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं, जब लंदन जाके, ब्रसल्स जाके, हेग में जाके, न्यूयॉर्क में जाके, मतलब हिंदुस्तान की आप आलोचना कर रहे हैं, तो आपको ये याद नहीं आता कि आप सब लोग भारतीय हैं? सर बताएं इसके बारे में। साहब, ये अभी की जो नेतृत्व है अभी का कांग्रेस का या अन्य दलों का जी, इनको राष्ट्रीयता के बारे में कुछ भी पड़ी नहीं है जी।
इनको राजनीति में रहकर सिर्फ खुद का विकास, खुद के परिवार का विकास, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, आतंकवाद को अनदेखा करना, यही एजेंडे पे ये दल चल रहे हैं। इनको अगर जरा भी राष्ट्रीयता के बारे में श्रद्धा होती तो ये बाहर जाके बातें नहीं करते थे। अटल जी जैसे नेतृत्व ने जी देश का नेता कैसा होना चाहिए, ये जो हमारे लिए ये लोकशाही डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो हमको एक दिशा दी है, उसके तरफ गहराई से देखना चाहिए। जी जो संसद में हमारे नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने, अटल जी हो, आडवाणी जी हो, सुषमा स्वराज जी हो, चाहे सिकंदर भक्त हो या कोई भी पुराने नेता, विजयराजे सिंधिया हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, कुशाभाऊ ठाकरे हो, जो संसद में 50-60 साल से इस विचारधारा के नेता आए, उनकी किसी का भी भाषण सुनेंगे तो उनके राष्ट्रीयता के स्वर सुनने को मिलते हैं। हाँ, सत्ता में हम नहीं थे, हम विरोधी दल में थे, लेकिन हमने देश के विरोधी कोई काम बाहर जाकर भी और देश में भी नहीं किया है। तो ये दलों ने सत्ता न होने के बाद कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये इनको अभी भी सीखने की जरूरत है। वो दलों में ज्यादातर देश विरोधी गतियां में जो लोग अटके हुए नहीं है, ऐसे लोगों को कांग्रेस अभी अच्छी लगती नहीं है और वो भाजपा को साथ देने के लिए भाजपा में आ रहे हैं। साहू जी साहब, मोदी साहब ने कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि ये जो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी, बाला साहब ठाकरे जी का विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा है, ये जो कांग्रेस के साथ है वो नकली शिवसेना है, नकली शिवसेना है, मोदी साहब का कहना है। बाला साहब ठाकरे जी का विचार एकनाथ शिंदे जी आगे लेके जा रहा है। अमित शाह जी ने आगे जाकर कहा कि ये नकली सेना है, नकली एनसीपी है और आधा कांग्रेस है। इनका कोई विचार बाला साहब ठाकरे जी का या आइडियल्स या कोई गोल, कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई एजेंडा है ही नहीं, और ये तो महाराष्ट्र को कहां आगे लेके जाएंगे। यह अमित शाह जी का आलोचना था मोदी साहब के बाद। आप कैसे देखते हो साहू जी साहब? साहब, ये बात सही है कि श्रद्धेय बाला साहेब ठाकरे जी का जो विचार है वो शिंदे जी आगे चला रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और उद्धव ठाकरे जो है वो कम्युनिस्ट के साथ, कांग्रेस के साथ जाकर बाला साहेब जी के विचारों को तिलांजलि दे रहे हैं। आज जो जहां वो चुनाव के लिए, भाषण के लिए जाते हैं, आज का उदाहरण है, वो पालघर में गए थे, जब वो भाषण सभा में कर रहे हैं तो गाली गलौज कर रहे थे, कोई विकास का एजेंडा उनके मुंह में नहीं था। भाजपा को गाली देकर वो सभा में बोले हैं, ये बहुत गलत बात है, पूरी दुनिया ने सुना है। और उनकी भाषण कौन सुन रहा था? पूरे सब लाल निशाने वाले कम्युनिस्ट लोग पालघर में वहां बैठे थे। अगर बाला साहब के, अगर वो लड़के हैं और बाला साहब की विचारधारा अगर मानते थे ना, तो पालघर में जो 2 साधुओं की हत्या हुई थी उसके खिलाफ आज बोलते थे। उन्होंने लफ्ज भी नहीं निकाला। साधुओं की हत्या विचारधारा के ऊपर, विरोधी विचारधाराओं के लोगों ने कर दी थी। बहुत निर्मम हत्या हुई थी साधुओं की पालघर में, और उसको इतनी सी भी उद्धव ठाकरे के भाषण में जिक्र नहीं आया। इसलिए, और जब आप एकनाथ शिंदे जब बात करते हैं पालघर में जाएंगे हम महाराष्ट्र के, वो बाला साहब के विचार का समर्थन करते हैं, और उद्धव ठाकरे कम्युनिस्ट पार्टी और सोनिया गांधी के विचारों का समर्थन करते हैं। इसलिए अमित शाह जी बोलते हैं ये नकली शिवसेना है और नकली राष्ट्रवादी है। लक्ष्मण सौदी साहब, जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक और जो विश्लेषण आ रहे हैं उसके मुताबिक दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, सुनने में ये आया है। तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में पिछली बार 0 सीटें आई थी आपकी, तमिलनाडु में 0, केरल में तो आज तक कभी आप जीते ही नहीं। सुनने में ये आया है कि इस बार केरल और तमिलनाडु में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे आने वाले हैं। ऐसा कुछ है क्या सर? साहब, ये बात तो सही है। हम निरंतर राष्ट्र सर्वोपरि बोलकर चलने वाले लोग हैं जी। चुनाव ये हमारे लिए एक साधन है, उसमें माध्यम है। उसमें चुनाव के लिए सब, जब 2019 के चुनाव होने के बाद 5 साल में दक्षिण भारत में जो राज्यों में हमको सफलता नहीं मिली थी जी, वहां विकास का एजेंडा चलाकर मोदी जी ने, हमारे सरकार ने जो ध्यान दिया है, जो विकास का रफ्तार वहां चलने दी है,
हर एक प्रांत में, और उसके ऊपर उन लोगों का जो भरोसा बैठ गया है। इसलिए अभी आने वाले 2024 के चुनाव में अगर कोई एक नंबर का बदलाव भारत में कोई होने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी देश की पार्टी है, ये पहले बार सबको मालूम हो जाएगा। ये हमको बहुत गर्व की बात है, और हमने ये जातिवाद को तोड़कर, प्रांतवाद को छोड़कर, ये विकास की धारा में लोगों को जुटाकर, विकास का एजेंडा चलाकर दक्षिण भारत में जो हमको सफलता मिलने जा रही है, ये भारत के इतिहास के लिए एक सुवर्ण युग होगा, ये मैं आपको कहता हूं। क्या बात है सर। प्रदीप जी, आगे जाके राजनाथ सिंह जी ने आलोचना किया कांग्रेस पे। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आप स्वतंत्रता, बोले लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र जब खतरे में था जब इमरजेंसी के काले, जो किस प्रकार से डार्कनेस, अंधकारमय में पूरे देश को डाला था। राजनाथ सिंह जी कहा कि इतना अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन स्पीच, फेथ, वर्शिप, हर चीज को इतना दबोच कर रखा था। राजनाथ सिंह जी खुद जेल में थे। राजनाथ सिंह जेल में थे, उनको अपने मां के अंतिम यात्रा में जाने तक नहीं दिया था। इतना अत्याचार हुआ था उस जमाने में। बोले ये असली अत्याचार है। आज उतना कहां आप देख रहे हो। आप बोलते अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, सुप्रिया सुले बोलते, शरद पवार जी लोग। तो ये राजनाथ सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। साहू साहब, बात ऐसी है, उद्धव ठाकरे जैसा गद्दार आदमी आप आज सभा में भाजपा को गाली देकर रात को आराम से घर में सोने को जाता है, ये हमारा लोकतंत्र है। हमने लोकतंत्र का हनन कभी भी नहीं किया है। कांग्रेस के लोकतंत्र के हनन के हजारों मुद्दे हैं सामने, हजारों, सैकड़ों भी कम है। सैकड़ों तो एक प्रांत में हो गए होंगे, पूरे देश में हजारों है। एक बार 9 राज्यों में अपने विचारों के खिलाफ होने वाली सरकारें रद्द कर देना, चाहे इमरजेंसी के समय में पूरे नेताओं को जेल में डालकर वहां लोकशाही का हनन करना, उसके बाद इंदिरा जी का पराभव होने के बाद, कोर्ट का निकाल आने के बाद इमरजेंसी लगाना, यह भी लोकतंत्र की हत्या थी। तो लोकतंत्र के हत्यारे जब आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसका इतिहास फिर एक बार सामने लाना चाहिए। इसकी याद आदरणीय राजनाथ जी ने सबको कर दी है कि हमारे 10 साल में ऐसे तो कोई नहीं हुआ। लेकिन पहली बार हमेशा ये बात चर्चा करते, संविधान के बारे में चर्चा करते। संविधान का खून जितने बार कांग्रेस ने किया, पहले वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं। राजनाथ सिंह जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र आज तक नहीं किया। मुझे लगता है कोई बात उनके दिल को छू गई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में जाने से किस प्रकार उनको रोका गया, यह आज तक उन्होंने पहले कभी नहीं बताया, पहली बार बताया। मुझे लग रहा है कि कहीं दिल पे ठेस पहुंची है उनके, इसलिए बताया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, अगर हम ये सब करने जा रहे हैं, हमारे सरकार में ऐसी बातें होती नहीं है। ये आने वाली पीढ़ी को, जनता को दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बातें सामने लानी पड़ेगी। और हमने कितना सहा है, कितना सहना पड़ा है, ये कभी कभी आत्मिक भावना जागरूक हो जाती है। वैसे तो मैं जहां से कार्यकर्ता हूं, मैं राजनाथ सिंह को 1980 से जानता हूं। साहब वो लोह पुरुष है, जैसे आडवाणी जी थे लोह पुरुष माना जाता था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। आज भी पूरे मंत्रिमंडल में आज भी अगर कोई लोह पुरुष जैसी आवाज है तो राजनाथ जी की है। और इतने दिन उन्होंने ये बात दबा कर रख दी। कितना हमने सहा है, कितना सहना पड़ा है, ये कभी कभी बोलना पड़ता है, इसलिए राजनाथ जी ने वो बात कही है। जी दुरुस्त बात है। तो इसका मतलब फिर ये जनतंत्र खतरे में है, यानी लोकतंत्र खतरे में है, ये क्या मतलब हुआ? बार बार यही कहा जा रहा है। वैसे ऐसा होता है कि विपक्ष में जो भी होता है वो यही बोलता है ना, लोकतंत्र खतरे में है। क्या मतलब असल में लोकतंत्र खतरे में है? साहब ऐसा है, आप क्या दोबारा चुनाव नहीं करेंगे जब आप जीत के आ जाएंगे? आप 400 पार जब कर लेंगे, ये कहा जा रहा है, निर्मला सीतारमण जी के पति ने खुद कहा है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र ये अब चुनाव नहीं होंगे साहब, मोदी अगर वापस आ गया तो चुनाव नहीं होंगे। तो अपनी पत्नी के प्रति गुस्सा क्या वो मोदी जी में निकाल रहे हैं? ये बता दो सर। 370 हट गया तो खून की नदियां बहेगी, ऐसा भी इन लोगों ने कहा था। क्या हो गया, कितना बदलाव हुआ है, कितना स्वागत हो रहा है, नदी का पानी साफ हो गया।
पहली हाँ, बार हुआ है और झेलम का पानी साफ हुआ है सर, पहली बार। साहब, ये प्रसार माध्यम की जो गतिविधियां अभी बढ़ने जी, लगी है ना, जी। हर सेकंड की सेकंड सबको वार्ता सबको पहुंच जाती है। ये कितने भी गलत कहने दो, कितना भी झूठा कहने दो, असली क्या हो रहा है ये दुनिया को मालूम है। जब ये सिर्फ अखबारों में सप्लीमेंट देकर जब तक कांग्रेस चलती थी, चुनाव होते थे, तो हमको इतना 1 सेंटीमीटर का एडवर्टाइज देने को भी हमको परवड़ता नहीं था। जब ये पन्ने के पन्ने एडवर्टाइजमेंट देकर चलाते थे, सरकार भी चलाते थे, पार्टी भी चलाते थे, चुनाव भी लड़े जाते थे, ये हमने देखा है। जब हमको घर से रोटी लेकर जाना, घर से खाना खाकर जाना, और हाथ से जब स्लिप हम वोटर को देते थे ना, तो ये पहले बार हमने जनसंघ ने किया पार्टी में, लोकशाही मूवमेंट में, इसमें डेमोक्रेटिक में, जनतंत्र में। तो ये जो इनके जो काम है सब कांग्रेस वालों के या किसी के भी, तो इनको इसकी कोई पड़ी नहीं थी इसके बारे में। लोग मतदाता का सम्मान होना चाहिए, मतदाता के पास हमने जाना चाहिए। इनको ऐसा लगता था एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, बस अब वोट गिरने वाले हैं, अब चुनाव का नतीजा आने वाले हैं। सिर्फ आकाशवाणी और न्यूज के ऊपर चलने वाली अभी दुनिया नहीं रही है। अभी सब डिजिटल, यहां सब सोशल मीडिया आया है, और हर एक मिनट टू मिनट सब जगह बातें फैली जाती है, सबकी सच्चाई सामने आती है, और विकास जो हो रहा है ये सब देखते हैं। प्रवास कितना आसान हो गया है, जीना कितना आसान हो गया है, और हर एक क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है अभी सबको मालूम होने लगा है। ये झूठी बातों का, झूठी मैनिफेस्टो का, इसका अभी कोई असर होने वाला नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच सर। लक्ष्मण साहू जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर नवरात्र की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। आज चौथा नवरात्र है। जय माता दी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। जय माता जी, जय भवानी, जय 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 श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मजा आता है सर आपसे बात करके, ऐसे लगता है बात चलती रहे, जबरदस्त। धन्यवाद। जब आप मुंबई आएंगे तो कृपा करके एक बार हमारे स्टूडियो में आए, आपसे एक लंबा इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल आएंगे। आपके बारे में, व्यक्तिगत विषयों के बारे में, कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आरएसएस में आप सबसे पहले कब गए, आपका पहला असाइनमेंट क्या था, तब की आरएसएस और आज की आरएसएस में क्या फर्क है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे सर। साहब, इसके बारे में एक सेंटेंस में आपको कहूंगा जी। हम 1971 में पहले आरएसएस के कैंप में गए जी, जो नासिक से नजदीक मालेगांव में था, 3 दिन का। जी। जब से लेकर आज तक वो 30 साल और ये 24 साल, 53, 54, 53, 54 साल हो गए। मुझे उस दिन वहां जाने का पछतावा नहीं होता है, मुझे गर्व महसूस होता है। क्या बात, बस ये कहता हूं। क्या बात। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। Now that is a really dedicated soldier of the RSS. Absolutely. मानना पड़ेगा साहब, बिल्कुल सर, मानना पड़ेगा। और अपनी बात कहने में हिचकिचाते नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहना कि राजनाथ सिंह जी इस कैबिनेट में अगर कोई लोह पुरुष हैं तो राजनाथ सिंह जी हैं। That requires a lot of courage, प्रदीप जी। That requires a lot of courage. I think we should take a few comments. आज थोड़े से कमेंट लेते हैं भाई, 10 के करीब कमेंट जरा दीजिए। Can we take a few comments today, please? अगर आपके पास रेडी हैं तो Can we take comments? Will somebody tell me? Then please let's take them. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट जरूर भेजिए। Let's we really hope that you like the channel. There's Kareena Kapoor. Okay, तो ये तो बड़ा पुराना कमेंट आप दे रहे हैं। जो नए वाले हैं पहले दें, अगर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो बहुत पुराने हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। चलिए, करीना कपूर जी के बारे में तो हो गया, चलिए आगे बढ़िए। Let's move forward. India Alliance to form next government. Who's that over there? भरत सिंह जी। भरत सिंह जी के लिए लाफिंग इमोटिकॉन्स आए हैं। Yes sir, 4 5 6 3 से, मतलब obviously they don't agree with Mr. भरत सिंह, or maybe they agree with him, we don't know. खुशी की हंसी है या ये व्यंग्य भरी हंसी है, मुझे मालूम नहीं। डॉक्टर सीमा मलिक, बीजेपी वॉशिंग मशीन, श्रुति फाउंडेशन 3414। चलिए आगे बढ़ें।
कांग्रेस विकास पूर ऑफ इंडिया देश को 10 साल पीछे भेजने का प्लान है. Raj Vivek 2824. He doesn't seem to like the Congress, whoever it is. They say no need to arrest Kejriwal right now, but Kejriwal is in jail. बीजेपी वालों को झूठ भी बोलना नहीं आता है. हर्ष कुमार CU SOP जी. चलिए. Kejriwal ji of course is in jail. Let's see when the Supreme Court decides to hear him. Pawar Saab is Maratha Kshatrap. PM himself respects him. He is a stalwart of contemporary politics. He will prove it in this crucial Lok Sabha battle. Pradeep ji, Sumant Kumar बोल रहे हैं कुछ. Yes, 5725. बिल्कुल. I hope he does. I had seen a very interesting comment where he accused you of Ambani channel. Yes. Yes, sir. Maybe we should bill Mr. Ambani. We should ask Mr. Ambani to give us some money. Ma'am, the way you are strongly giving the opinion about Sharad Pawar Sahab is phenomenal. Great salute to you, ma'am. Again, the same Mr. Sumant Kumar about Dr. Seema Malik. Dr. Seema Malik defends Mr. Sharad Pawar like nobody else does. And of course, also Dr. Surena Malhotra. She is also very, very good. ये जनाब जो हैं ये तर्कशील बातें हैं कटियार साहब की. कटियार साहब ऑफ दी समाजवादी पार्टी. ये कौन है? रविश अंकर चंडेल. अच्छा, रविशंकर चंडेल. सॉरी, रविशंकर चंडेल 1030 जी. एक बार फिर कटियार साहब जी, वेल डन सर. नजमुल हसन साहब BM4MQ, well done sir, says Najmul Hasan for Katiyar Sahab. Katiyar Sahab of course speaks very well from Uttar Pradesh. ये हैं जनाब संजय ठाकुर साहब. कांग्रेस घोषणा पत्र में जो बड़ा करता है वो कभी करता है नहीं. वो कभी करता नहीं. जितना राज्य जीता है बड़ा बुरा किया? क्वेश्चन मार्क. अजय कुमार राउत 5798. जो कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं प्रदीप जी, वो तो कहते हैं हमने सब कुछ सारे वादे पूरे किए हैं. अगेन संजय ठाकुर साहब, आतंकवाद एक कांग्रेस का खेल, भारत को बर्बाद कर दिया. अजय कुमार राउत साहब 5798 doesn't like the Congress. Is that it? Do we have any more? Again संजय ठाकुर साहब कमाल है. वही अजय कुमार राउत साहब. अरे कितना, एक ही आदमी के कितने कमेंट लगाओगे यार. राहुल गांधी पहले बताएं कौन सा झटका है, उसका बिरादरी का है, पिता की बिरादरी क्या है, वगैरह 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 वगैरह. कौन सी बिरादरी का है? चलिए साहब आप अपनी बिरादरी में घुसे रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग द कमेंट इन एनी इवेंट. दैट इज जस्ट अबाउट इट. हिंदुस्तान कब तक बिरादरियों में, जातों में, धर्मों में बटा रहेगा? मुझे लगता है कि वी मस्ट राइज अबव ऑल दिस एंड वोट एज इंडियंस, बट दैट इज विशफुल थिंकिंग. दैट इज जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. और घंटी भी बज गई है. प्रदीप जी will say something about the घंटी. The Irish clock that strikes 30. The Irish clock that strikes 13. आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट ज़रूर भेजिएगा. आई लव रीडिंग योर कमेंट्स. और जैसा प्रदीप जी ने कहा, एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था यार. उसमें लिखा था ये अंबानी की चैनल है. कौन सा अंबानी, ये नहीं लिखा था. मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी. अब तो अनिल अंबानी का बात ही कोई नहीं करता सर. जी हाँ, only one अंबानी, that is मुकेश अंबानी. जी हाँ, अंबानी जी के. And the next competitor is Neeta Ambani. Next competitor. Right. She is more aggressive than the Mukesh Ambani. And I am so happy that the Mumbai Indians have actually won 2 matches in a row, which is fantastic. And the Wankhede crowd, as you can see, has now slowly and steadily has started to turn just a little bit towards Hardik Pandya. Nobody loves. Everybody loves a victor. That's it. Everybody I loves a think there winner. was a meeting between both, and I think the Ambanis had done a meeting with all the Rohit Sharma and Pandya, and probably things have softened there. I hope so. They should have done it before the tournament. And Jasprit Bumrah. Yes. And Jasprit Bumrah की form देखिए साहब. 6 wickets yesterday. Fantastic. Absolutely fantastic. Magnificent performance. The biggest asset that the Mumbai Indians have got. If Rohit Sharma is in, I think the entire team is in. That's it. That is it. That is it. But the Mumbai crowd, let's be very clear, Pradeep, they love a winner. As long as the Mumbai Indians team keeps winning, they don't care who the captain is. जब तक आप अगर जीतते रहें, that's it. People will applaud Hardik Pandya too.
But yesterday I saw Virat Kohli put his arm around Hardik Pandya just to calm the crowd down, because he was very disturbed at the fact that people had started to boo Hardik Pandya, and he reminded people that his child is there in the audience, and that's not nice what they were doing. I hope the Mumbai crowd takes heed of that. But that is just about it. That's just me speaking. I love the Mumbai Indians. I'm from Mumbai, but so is Pradeep ji. We would like the Mumbai Indians to win, and we would like them to be united. I hope that happens. But that is just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव।